तो दिस इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन पार्ट टू। इसके अंदर जैसे मैंने आपसे बताया कि हम लोग दोनों कैश फ्लो assumption विच इज फीफो एंड एफको उसको अप्लाई करते हुए देखेंगे कि किस तरीके से बिजनेसेस इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं यूजिंग बोथ टाइप्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, यूजिंग बोथ टाइप ऑफ कैश फ्लो assumptions एंड जो दो मेथड्स हैं दैट इज परपेचुअल विच मींस के कंटिन्यूअस बेसिस पे किस तरीके से इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं बिजनेसेस, एंड पीरियोडिक यानी कि जो बिजनेसेस साल के एंड पे इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। सो वी हैव एग्जांपल ओवर हियर। एग्जाम्पल के अंदर लिखा हुआ है 1 जनवरी को हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है 500 यूनिट की एट द रेट $20 ईच। ये जो $20 है ये कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर, ओपनिंग इन्वेंट्री हो या क्लोजिंग इन्वेंट्री हो, आपको मकसद जो होता है वो कॉस्ट से ही होता है, आपका मकसद जो है वो उसकी सेलिंग प्राइस से कभी भी नहीं होता। देन फिर कहता है 10 जनवरी को आपने 300 यूनिट परचेज किए हैं एट $22 ईच, और आप जब परचेज भी करते हो तो कॉस्ट पे करते हो, तो ये भी कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर कहता है 21 जनवरी को आपने 400 यूनिट बेच दिए हैं एट $40 ईच। जब आप बेचते हो तो आप बेचते कॉस्ट प्राइस पे थोड़ी हो, आप बेचते सेल्स प्राइस पे हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पे ये जो सेल प्राइस गिवन है, क्या ये हमारे किसी काम की है? ये हमारे किसी काम की नहीं है। सेल्स प्राइस हमारे किसी काम की, इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के परस्पेक्टिव से एटलीस्ट सेल प्राइस किसी काम की नहीं होती। फिर 24 जनवरी को कहता है आपने दोबारा परचेज कर लिए 200 यूनिट एट $23 ईच, जो कि अगेन कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। 26 जनवरी को कहता है आपने दोबारा से 500 यूनिट बेच दिए एट $50 ईच, यानी कि अगर आप बेच रहे हो तो आप ऑब्वियसली सी बात है कि सेल्स प्राइस पे बेच रहे हो, और जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेल्स प्राइस है वो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के टॉपिक के अंदर हमारे किसी काम की नहीं है, तो उसको हम इग्नोर ही करेंगे। आगे वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आफ्टर ऑल दीज ट्रांजैक्शन यूजिंग बोथ परपेचुअल। परपेचुअल का आपको क्या मतलब बताया था? परपेचुअल का आपको मतलब बताया था कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूअस बेसिस पे अगर आपकी इन्वेंट्री की फिगर्स अपडेट हो रही हैं तो क्या आपके पास बैलेंस आएगा। और पीरियोडिक, अगर आपका बिजनेस जो है वो साल के एंड पे इकट्ठे ही बैठ के एट द एंड ऑफ ईयर ही जो इन्वेंट्री को वैल्यू कर रहा है तो उस वक्त इन्वेंट्री की क्या वैल्यू आएगी। और फिर कहता है कि पहले आप फीफो कैश फ्लो assumption को इस्तेमाल करें एंड देन आप जो है एफको assumption को इस्तेमाल करें। यानी फीफो को इस्तेमाल करते हुए भी दो मेथड्स हैं, द फर्स्ट वन इज परपेचुअल, द सेकंड वन इज पीरियोडिक। और एफको को इस्तेमाल करते हुए दो दो मेथड है, फर्स्ट वन द परपेचुअल एंड द सेकंड वन बीइंग पीरियोडिक। तो हम लोग स्टार्ट फीफो से करते हैं और सबसे पहले फीफो का परपेचुअल देखेंगे। देखिए बहुत सिंपल है, कॉमन सेंस का सारा काम है, कोई ज्यादा जो है ना मेथड याद करना है ना कुछ फॉर्मेट याद करना है। आप पास ओपनिंग बैलेंस पे पड़ा हुआ है, कितनी डॉलर की कॉस्ट पे पड़ा हुआ है? $20 की कॉस्ट पे पड़ा हुआ है। अगर आपसे आज मैं पूछूं कि यार ये 1 जनवरी को बताओ तुम्हारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री कितने की पड़ी हुई है, आप बोलेंगे 500 यूनिट है एट $20 ईच, 500 इंटू 20 कर दो तो मेरे पास क्या आ गया, $10,000 की ओपनिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई है। सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे जब हम फीफो मेथड के थ्रू परपेचुअल मेथड भी जब इवन इस्तेमाल करेंगे तो हम यही कहेंगे कि भाई हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस है उसमें 500 यूनिट पड़ा हुआ है एट द रेट $20 ईच, तो टोटल मिला के कितने का हो गया, टोटल मिला के 10,000 की हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई है। ठीक है जनाब। अगली ट्रांजेक्शन क्या हुई है? अगली ट्रांजेक्शन में यू परचेज गुड्स 300, यू परचेज 300 यूनिट्स एट अ कॉस्ट ऑफ $22 ईच। अब जरा गौर कर रहे हैं, जो ओपनिंग बैलेंस में इन्वेंट्री थी उसकी पर यूनिट की कॉस्ट $20 थी, कम थी। 10 दिन बाद जब आप इन्वेंट्री मंगवा रहे हो तो उसकी कॉस्ट $22 है, कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो क्या इन्वेंट्री को जब आप परचेज कर रहे हो तो क्या आपकी टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है, कम हो रही है? भाई जाहिर सी बात है, इन्वेंट्री आ रही है, आपके गुड्स की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, तो आपका जो कॉस्ट है वो भी क्या होगा, कॉस्ट भी बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा? 300 यूनिट खरीदे हैं, $22 प्राइस पे करिए, 300 इंटू 22 करके मैं यहाँ दिखा दूंगा। इन का क्या मतलब है? इन का मतलब है कि माल आ रहा है, गुड्स आप खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो, बिजनेस के अंदर गुड्स आ रहे हैं एंड दे आर रिकॉर्डेड ऑब्वियसली एट द कॉस्ट। के पास 300 यूनिट्स आए हैं एट अ कॉस्ट ऑफ $22 ईच यूनिट, विच मेक्स इट 300 इंटू 22 600। और इसकी वजह से अब समझिएगा बात को, क्योंकि परपेचुअल मेथड है, कंटिन्यूअसली बैलेंस अपडेट होगा। तो यहाँ पे देखिए बैलेंस जैसे ही हमने ट्रांजेक्शन करी, परचेज किया इन्वेंट्री को, बैलेंस अपडेट हो गया। 10,000 का बैलेंस शुरू में था, 6,600 के हमने फर्दर गुड्स खरीद लिए, तो नया बैलेंस 16,600, दैट इज 10,000। दैट इज 10,000 का ओपनिंग बैलेंस प्लस जो हमने नई परचेज करी है 6,600 की, उसको ऐड करने के बाद एक नया बैलेंस अपडेट हो गया $16,600 का। और ये सब परपेचुअल में होगा, क्योंकि परपेचुअल का मतलब क्या है? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी किस चीज की? बैलेंस के अपडेट होने की आफ्टर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन।
तो अब देखा आपने कि भाई पहले ओपनिंग बैलेंस था, जैसे ही 10 जनवरी को ट्रांजेक्शन हुई और परचेज हुई तो आपका इन्वेंट्री का बैलेंस अपडेट होकर 16,600 हो गया। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो क्या चीज है, यूनिट जब आपने सेल किए, कितने सेल किए, 21 जनवरी को आपने 400 यूनिट सेल किए एट $40 ईच। एक यूनिट को आप कितने का बेच रहे हो, $40 का बेच रहे हो। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन के सवालों में, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के कॉन्टेक्स्ट में सेल्स प्राइस का कोई लेना देना नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए गिवन है कि आप कोई गलती से मिस्टेक कर दो। लेकिन आपको पता है कि यार हमने उसको इस्तेमाल सेलिंग प्राइस को नहीं करना। अब देखो, अब यहाँ पे ना कैश फ्लो अजम्पशन की बात आएगी। हमने जब फीफो को पहले लेक्चर के अंदर डिस्कस भी कर रहे थे तो हमने कहा था फर्स्ट इन फर्स्ट, जो पहले खरीदा वो पहले बेचेंगे। और आपके पास देखो दो, अब इसको ना इस तरीके से कंसीडर करो कि तुम्हारे पास दो लॉट्स पड़े हुए, क्या पड़े हुए, दो लॉट्स, या इस तरीके से कंसीडर कर लो कि तुमने दो कंटेनर मंगवाए हुए थे, ठीक है। पहला कंटेनर तुम्हारे पास ओपनिंग बैलेंस में पड़ा हुआ था, कितने, उस कंटेनर के अंदर 500 यूनिट थे और हर यूनिट की कॉस्ट $20 थी। दूसरा कंटेनर या दूसरा लॉट तुमने मंगवाया 10 जनवरी को जिसमें 300 यूनिट थे और हर यूनिट की प्राइस 22 थी। सिंस यू आर यूजिंग फीफो मेथड, तो तुम जो 21 जनवरी को जब माल बेचोगे, जो तुमने 400 यूनिट बेचे हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या तुमने, मैं इसको जरा मेंशन कर लेता हूँ आसानी के लिए आप लोगों के लिए, कि ये कंटेनर वन है या लॉट वन कह लो समझने के लिए, और ये लॉट टू है या कंटेनर टू कह लो, जो भी चाहो कह लो। सवाल ये उठता है कि जब आप 21 जनवरी को सेल करने जाओगे तो क्या आप लॉट वन में से माल को निकाल के दोगे या लॉट टू में से माल को निकाल के दोगे। तो अब यहाँ पे आपने कंसीडर कर लिया कि यार हमारी कैश फ्लो असम्पशन क्या है, कैश फ्लो असम्पशन इज फीफो, फीफो मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अगर 1 जनवरी का जो कंटेनर वन पड़ा हुआ है, अगर उसके अंदर एक यूनिट भी है तो पहले वो एक यूनिट बिकेगा, एक यूनिट सेल आउट होगा, एंड देन जो सेकंड लॉट है वो खुलेगा। इस बात को अपने दिमाग में बसा लो, फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो मेरे पास जो कंटेनर वन था उसके अंदर 500 यूनिट पड़ा हुआ है। तो जब मैं माल बेच रहा हूँ, यानी 21 जनवरी को जो 400 यूनिट मैंने बेचे हैं, अगर तो मैं फीफो मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ, फीफो assumption की बेसिस पे चल रहा हूँ, तो ये मैंने लॉट वन जिसके अंदर टोटल कितने यूनिट थे, लॉट वन के अंदर टोटल 500 यूनिट थे, इन्हीं 500 में से 400 यूनिट निकाल के मैंने बेच दिए होंगे। लेकिन जब मैंने बेचे तो यानी आउट हुआ, बिजनेस से माल जा रहा है, आउट हुआ तो किस प्राइस पे आउट हुआ, भाई जिस कंटेनर से तुमने माल बेचा है उस कंटेनर में पर यूनिट की कॉस्ट कितनी थी, $20 थी। तो जब तुम आउट करोगे 400 यूनिट तो तुम कहोगे 400 इंटू 20, और जो भी अमाउंट निकल के आएगी विच इज आई बिलीव $8,000, उसको दिखाओगे कि ये बिजनेस से रवा हो गई, ये चल गई। क्यों चल गई, क्योंकि भाई आपने इसको बेच दिया, बेच दिया तो अब ये इन्वेंट्री आपके पास नहीं पड़ी भी, तो आपका बैलेंस ऑटोमेटिकली 8,000 से कम हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं कि सर अपने ये 4,000 यूनिट बेचे, 840 लिखा हुआ है ना, 4,000 इंटू 40 करके जो 16,000 आ रहा है ना उससे आउट की फिगर दिखाते हैं। इट इज कम्प्लीटली रॉन्ग भाई, सेल्स की तो प्राइस कहीं इस्तेमाल ही नहीं होनी, फुल एंड फाइनल, कंप्लीटली फुल स्टॉप, इसके आगे बात ही नहीं हो रही। सेल्स प्राइस यहाँ देखो, मेंशन कर लो सेल प्राइस और उसके आगे लिख लो ये हमारे इन्वेंट्री वैल्यूएशन में किसी काम की नहीं है। तो 21 जनवरी को जो देखे हमने सेल करी, देखे उसको आउट पे दिखाया, आउट मतलब माल जा रहा है, कितने यूनिट गए, 400 यूनिट गए, कौन से लॉट में से गए, आई अगेन मेंशन द लॉट फॉर योर ईज। ये लॉट कोई मतलब टर्म नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि ये माल लॉट वन से निकला है, और लॉट वन में जो प्राइस थी गुड्स की वो कितनी थी, वो $20 थी। तो 400 इंटू 20 किया तो हमारा माल कितने का बिक गया, उसकी यानी कि जो माल बिका उसकी कॉस्ट कितनी थी, 8,000। तो बैलेंस अपडेट होके 16,600 में से क्या हो जाएगा, 16,600 में से 8,000 जब माइनस हुआ तो द updated balance will come up to be as 8,600 units, $8,600। और इस $8,600 के अंदर अभी भी अभी भी क्योंकि भाई 500 यूनिट की लॉट थी, आपने 400 बेचे हैं, तो अभी भी आपके पास 100 यूनिट्स अवेलेबल है। और दूसरी जो आपकी 10 जनवरी की जो लॉट लॉट टू थी उसमें तो पूरा 300 का 300 यूनिट पड़ा हुआ है। एंड देन ऑन 24 जनवरी आपने एक और लॉट या एक और कंटेनर खरीद लिया जिसके अंदर आपने 200 यूनिट खरीदे एट प्राइस ऑफ $23 ईच। तो इसको मैं अपनी आसानी के लिए मेंशन कर लेता हूं दैट दिस इज लॉट थ्री। ये मेरी तीसरी लॉट है माल की। ये लॉट एक उर्दू का वर्ड है कि भाई लॉट आ रही है, जिसको काफी जगहों पे लाट भी कहते हैं, लाट आ रही है या लॉट आ रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि कंटेनर सिंपल कि भाई एक बल्क पे आपके पास जो माल आ रहा है दैट इज योर लॉट। तो ये तीसरी लॉट हो गई। अब बिजनेस के पास पहले ये लॉट वन थी जिसमें अब सिर्फ 100 यूनिट बचे हैं क्योंकि 400 आप बेच चुके हो।
ऑन 21 जनवरी। लॉट 2 के पूरे 300 यूनिट पड़े हुए और लॉट 3 के 200 यूनिट्स आ गए। सिंस वी आर यूजिंग परपेचुअल मेथड, तो इन्वेंट्री का बैलेंस जैसे ट्रांजेक्शन हुई वैसे ही अपडेट हो जाएगा। 24 जनवरी को माल आ रहा है, खरीदा है, कितने यूनिट खरीदे हैं? 200 यूनिट खरीदे हैं एट अ प्राइस ऑफ 23। 200 इंटू 23 किया तो 4600 आया। तो जो लास्ट क्लोजिंग बैलेंस था 8600 का, उसके अंदर जब 4600 मैंने ऐड किया तो आई गॉट द बैलेंस एज $13,200, विच इज कम्प्लीटली फाइन। ठीक है, $13,200 का माल अब मेरे पास पड़ा हुआ है, जिसमें से मैंने आपको यूनिट्स बताए कि यूनिट्स कितने हैं आपके पास। 500 यूनिट आपके पास, 100 यूनिट आपके पास लॉट 1 के हैं, 300 यूनिट आपके पास लॉट 2 के हैं और 200 यूनिट आपके पास लॉट 3 के है। अब क्या हुआ, 26 जनवरी को आपने दोबारा से सेल करी, कितने डेट यूनिट्स कहाँ की पे हुआ सेल बैलेंस? करी? क्या बेटा? अपडेट कहाँ पे हुआ है बैलेंस? हर हर ट्रांजेक्शन के बाद अपडेट हो रहा है। परचेज किया ना यहाँ पे 24 जनवरी को, तो चौबीस हाँ जनवरी हाँ, के बाद आप देखो बैलेंस अपडेट कर दिया मैंने। 8600 का था, 12 फिर से उसमें चार परचेज हजार हुए छह हैं। सौ का। हाँ, जो परचेजेस आपने करी है तो 13,1200 हाँ। 13,200 का बैलेंस अपडेट हो गया। तो अच्छा, परपेचुअल के अंदर ये तो सारी चेंजेस एक कॉलम में दिखा सकते हैं डायरेक्ट? नहीं यार, इट्स बेटर टू शो देम सेपरेटली। एक से कॉलम से क्या मतलब, बैलेंस भी एक ही में दिखा, इन एंड आउट का कह रहे हो कि इन एंड आउट में एक ही कॉलम में दिखा दूं, या हाँ। बैलेंस भी कह रहे हो? हाँ चलो, इन एंड आउट एक में दिखा दो, बैलेंस दूसरे में दिखा दो, दैट वर्क्स, बट इट्स प्रेफरेबल कि आप इन एंड आउट जो है वो अलग अलग दिखाओ, अपनी आसानी के लिए भी और समझने वाली की आसानी के लिए भी। खैर, उसके बाद जो हमारे पास 26 जनवरी को सेल हुई है, दैट सेल इज ऑफ 500 यूनिट्स, $850 ईच, लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि वो सेलिंग प्राइस है, तो इट्स ऑफ नो यूज वाइल वैल्यूइंग इन्वेंटरी। अब ये 500 यूनिट आप देखो फीफो मेथड था। अब आप देखो कि आपकी जो सबसे पहली लॉट थी या सबसे पहला जो कंटेनर था, उसके अंदर अभी भी 100 यूनिट पड़ा हुआ है। उसके अंदर टोटल 500 यूनिट थे, फिर आपने 21 जनवरी को 400 यूनिट बेच दिए थे, तो अभी भी 100 यूनिट तो पड़े हुए हैं ना। तो मैंने आपको अभी जब ये बात मैं पढ़ा बता रहा था फीफो मेथड के अंदर कि भाई अगर पहली लॉट में एक भी यूनिट पड़ा हुआ है, तो जब सेल का ऑर्डर आएगा पहले वो एक यूनिट निकलेगा और उसके बाद जो नई लॉट होगी वो खुलेगी और उसमें से मैं माल को फर्दर बेचूंगा। तो अब यहाँ पे आपके पास पहली लॉट पे 100 यूनिट है, आपका ऑर्डर 500 यूनिट का है, तो ये बात तो एग्रीड है कि भाई तमाम के तमाम जो आपका सेल का ऑर्डर है 500 यूनिट का, वो पहली लॉट में से पूरा नहीं हो सकता। लेकिन भाई जो पूरा हो सकता है वो तो पूरा करो ना, 100 यूनिट पूरे हो सकता है तो 100 यूनिट पहली लॉट में से लो, फिर बाकी रिमाइंडर यूनिट पूरे करने के लिए आप सेकंड लॉट पे जाओ। अब जरा अगर आप सेकंड लॉट को देखो ना, तो सेकंड लॉट में भी सिर्फ 300 यूनिट पड़ा हुआ है आपके पास, क्योंकि सेकंड लॉट थी 300 यूनिट की, तो आप सेकंड लॉट में से 300 यूनिट निकालोगे, अभी भी आपका कंप्लीट ऑर्डर फुलफिल नहीं हुआ है। 100 आपने यूनिट दे दिए पहली लॉट से, 300 यूनिट आपने दे दिए दूसरी लॉट से, तो ये टोटल 400 यूनिट हुए। ऑर्डर साइज 500 यूनिट का है, तो आप अपनी तीसरी लॉट जो कि आपकी मोस्ट रिसेंट लॉट है उस पे जाओगे, जिसमें 200 यूनिट पड़े हुए, लेकिन आपको सिर्फ 100 यूनिट इसमें से निकालना है इन ऑर्डर टू फुलफिल द ऑर्डर ऑफ 500 यूनिट्स, तो आप 100 यूनिट लॉट 3 में से भी निकाल लोगे। अच्छा, हर लॉट की प्राइस डिफरेंट है, तो मैं हर लॉट में से माल निकलता हुआ अलग अलग दिखाऊंगा। पहली लॉट में से कितना माल निकल रहा है? $100 एट अ कॉस्ट प्राइस ऑफ 20। दूसरी लॉट में से 300 यूनिट निकल रहा है एट अ कॉस्ट प्राइस ऑफ 22। तीसरी लॉट में से 100 यूनिट निकलेगा एट अ कॉस्ट प्राइस ऑफ 23। तो ये मैंने आपको ध्यान देके दिखा दिया। दिस इज लॉट 1, मैं यहाँ पे मेंशन भी करता हूँ। ये माल निकला लॉट 1 से, इसके अंदर सिर्फ 100 यूनिट पड़े हुए थे, वो 100 के 100 यूनिट निकले। अगला माल ये जो 300 यूनिट निकला, ये निकला लॉट 2 से, इसके अंदर टोटल, अब ये लॉट ही 300 यूनिट की थी तो पूरे 300 के 300 दे दिए। और ये जो आखिरी के 100 यूनिट निकले, ये लॉट 3 में से, अगर लॉट 2 में से ही माल पूरा हो जाता, सेल का ऑर्डर फुलफिल हो जाता, तो मैं लॉट 3 को नहीं खोलता। लेकिन क्योंकि फुलफिल नहीं हुआ, तो जो रिमाइंडर था वो मैंने अपनी मोस्ट रिसेंट लॉट विच इज लॉट 3 वहां से पूरा किया, और उनकी रिस्पेक्टिव कॉस्ट प्राइसेस पे ये माल निकल रहा है। पहली लॉट की जो कॉस्ट प्राइस पर यूनिट थी वो 20 थी, तो 20 पे मल्टीप्लाई हुआ। दूसरी लॉट की कॉस्ट प्राइस 22 थी, तो 22 से मल्टीप्लाई हुआ। तीसरी लॉट की कॉस्ट प्राइस 23 थी, तो 23 से मल्टीप्लाई हुआ। आफ्टर मल्टीप्लाइंग द फिगर्स, आई गॉट द कॉस्ट। तो फिर 8,600 प्लस 2300, तो दैट गिव्स मी 8,600, 10,600, 10,900। तो 10,900 क्या हो जाएगा? 10,900 जो रीसेंट बैलेंस था, मोस्ट रीसेंट बैलेंस कौन सा है? ये रहा 13,200 वाला। 13,200 में से जब मैं 10,900 माइनस करूंगा, तो मेरे पास कि इसके बाद एक तरीके से देखा जाए तो महीने के एंड पे जो क्लोजिंग इन्वेंटरी का बैलेंस पड़ा हुआ है वो निकल के आ जाएगा कितना? $2,300, $2,300। तो देखिए जी, ये था फीफो परपैचुअल। फीफो परपैचुअल क्यों था? क्योंकि हर ट्रांजेक्शन के बाद आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ परचेज और सेल आपका बैलेंस अपडेट होता जा रहा है। और फीफो क्यों था? फीफो इसलिए था क्योंकि भाई आपने हर
माल या हर लॉट जो आपके पास जो ऑर्डर आया है, वो जो सबसे पहली लॉट या सबसे पुराना जो माल था उसमें से आपने फुलफिल किया है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले खरीदा है उसको आपने, जब आपके पास ऑर्डर आया तो उसको सबसे पहले निकाला। एंड देन जो सबसे आगे आप बढ़ते रह गए अनटिल अनलेस, लेकिन आपने मेक श्योर किया कि भाई जो पुरानी लॉट है सबसे पहले उसके यूनिट्स बिके, एंड देन आप अपनी नई लॉट्स को खोलो। सो दिस वॉज परपेचुअल मेथड। अब मैं अगर बात करूं पीरियोडिक मेथड की, तो पीरियोडिक मेथड के अंदर कहानी जैसे आपको बताया था कि एट द एंड ऑफ ईयर होती है। पीरियोडिक मेथड कंपैरेटिवली सिंपल है। सिंपल क्यों है सर? पीरियोडिक मेथड में आप देखते हो कि भाई हमारे पास अच्छा ओपनिंग बैलेंस कितना था, 500 यूनिट का था। हमने एक दफा 300 यूनिट खरीदे, फिर एक दफा 400 बेच दिए, फिर 200 खरीदे, फिर 500 बेच दिए। तो आपने क्या किया, आपने करा यार 500 प्लस 300 माइनस 400 प्लस 200 और माइनस 500, और फाइनल इसका आंसर जो आपके पास निकल के आया ना वो आया 100। 500 प्लस 300 800, 800 माइनस 400 400, 400 प्लस 200 700, 400 प्लस ये उल्टा तो नहीं कह दिया, 800 माइनस 400 400, 400 प्लस 200 600, 600 माइनस 500 100। एंड में आपके पास बचे कितने यूनिट, 100 यूनिट। एट द एंड ऑफ, यहाँ पे तो मंथ की बात हो रही है, अकाउंटिंग ईयर भी ले सकते हो इसको, एट द एंड ऑफ द मंथ कितने यूनिट बचे, 100 यूनिट बचे। तो पीरियोडिक मेथड के अंदर तुमने सबसे पहले यूनिट्स को किया कि भाई कितना माल आया कितना माल गया, और एंड में क्या बचा, और जो भी माल एंड में बचा है उसको सिंपली तो मल्टीप्लाई करा दोगे किससे, जो तुम्हारी मोस्ट रिसेंट लॉट जो परचेज हुई थी उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी उससे। क्योंकि अगेन फीफो मेथड है, फीफो मेथड के अंदर जो माल आपके पास बचा हुआ है दैट इज फ्रॉम द मोस्ट रीसेंट लॉट जो आपने खरीदी है, जो आपने इस केस पे 24 जनवरी को खरीदी थी, इसकी पर यूनिट की कॉस्ट प्राइस थी $23। तो यहाँ पे जो यूनिट साल सर, के एंड में बचे या मंथ के एंड पे बचेंगे। हम्म। अगर सेकंड लास्ट लॉट में से सेल नहीं हो पूरी फिर? तो फिर आप सेकंड लास्ट लॉट को भी लोगे, फिर आप देखोगे कि कितने यूनिट्स, जैसे अगर हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ना 100 की जगह 250 यूनिट बच जाते, लेट्स से यहाँ पे बच जी। जाते 250 यूनिट, तो मैं कहता कि यार अगेन दोबारा इस पे जाता, मैं कहता यार 200 यूनिट जो है वो लास्ट लॉट के पड़े हुए होंगे, ठीक है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन नहीं, लास्ट लॉट में 200 यूनिट लास्ट लॉट के पड़े हुए होंगे, तो 200 यूनिट को मैं मल्टीप्लाई कराता किससे, जो लास्ट लॉट की प्राइस है 23, और मैं कहता है 50 यूनिट सेकंड लास्ट लॉट में से यानी सेकंड लॉट में से भी पड़े हुए जिसकी कॉस्ट प्राइस है 22, तो फिर उसकी रिस्पेक्टिव कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करा लेता। अभी इस एग्जाम्पल में क्योंकि सिर्फ 100 अच्छा, यूनिट बचे हैं और हम्म, ये पीरियोडिक मेथड में जो है वो कॉस्ट पे कैलकुलेट नहीं करेंगे। देखिए इसमें तो आप कर ही एंड पे रहे हो ना, आप कॉस्ट से मल्टीप्लाई जरूर करा रहे हो लेकिन आप हर ट्रांजेक्शन को कॉस्ट पे नहीं दिखा रहे। आप सिर्फ देख रहे हो कि भाई साल के शुरू में मेरे पास इतने यूनिट्स पड़े हुए थे, ड्यूरिंग द ईयर इतने इतने यूनिट्स आए और गए, लास्ट में मंथ के एंड में ईयर के एंड में इतने यूनिट्स बचे हैं, ये जो यूनिट्स बचे हैं इनको इनकी कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करा लो। अगर तो लेट्स से सिर्फ 100 यूनिट बचे हैं तो वो सारे के सारे आखिरी लॉट में से हैं, तो आखिरी लॉट की कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करा लिया। और अगर तो 23 से क्यों कर रहा है? क्योंकि आखिरी, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है ना बेटा, तो आपके पास जो फाइनली माल बचेगा वो आपकी मोस्ट रिसेंट लॉट वाला बचेगा जो आपने सबसे एंड में खरीदी थी। तो यहाँ पे हमने सबसे एंड पे ये लॉट 3 24 जनवरी को खरीदी थी और इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 23 है, तो हमने इसको 23 से मल्टीप्लाई करा। फिर आशिर ने पूछा सर नहीं अगर 100 यूनिट से ज्यादा रह जाते, 250 रह जाते, तो मैं कहता यार आखिरी लॉट में तो थे ही से 200 यूनिट, तो अब मैं पूरे 250 को 23 से मल्टीप्लाई नहीं कराता, मैं कहता आखिरी लॉट में 200 यूनिट थे तो 200 इंटू 23, और उससे पिछली जो लॉट थी विच वाज लॉट 2, 50 यूनिट उस लॉट के पड़े हुए होंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 22 और दोनों को ऐड करा लेता, तो भी मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकल कर आ जाती। ठीक है, क्लियर है बात? सर तो सवाल हमें बताते हैं कौन सी यूज करने को, पीरियोडिक ज्यादा आसान लग रहा हाँ हाँ, सवाल आपको नॉर्मली बताता है कि पीरियोडिक से इस्तेमाल करो या परपेचुअल इस्तेमाल करो, है। बिल्कुल बताता है। और ना बताए तो फिर इट्स आपको मार्क्स देखने होते हैं कि यार मार्क्स ज्यादा हैं तो फिर यू विल यूज परपेचुअल, मार्क्स कम है तो यू कैन यूज पीरियोडिक, 2-3 मार्क का है तो फिर ऑब्वियसली पीरियोडिक, 5 मार्क या 4 मार्क इस तरीके से चला गया तो यू विल हैव टू यूज परपेचुअल, अगर वो साइलेंट रहे, वैसे ज्यादातर बता दो सर। ठीक है जनाब, इसमें कोई तो वो सवाल? इसमें डेट मेंशन नहीं करेंगे कि किस डेट को कौन डेट सी नहीं, रोल है। डेट का इतना चक्कर नहीं होता इसके अंदर, क्योंकि इसमें जो बेसिक जो एक्चुअल अमाउंट आपको कैलकुलेट करनी है दैट इज क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो आप देख सकते हो यहाँ पे भी जो फाइनल अमाउंट ये वाली आई है ये इंपॉर्टेंट थी, ये 2300, और पीरियोडिक के अंदर भी यही वाली जो अमाउंट आपने निकाली है एंड में क्लोजिंग इन्वेंट्री लिख के, यही इंपॉर्टेंट, यही जो अमाउंट है ये इंपॉर्टेंट थी। अगर ऐसा कि अगर लास्ट लॉट यूज ही नहीं हुई, सेकंड लास्ट लॉट तक की ऑर्डर आए हो तो? हाँ तो बस आप सारी का सारा जो है वो जितने भी यूनिट लेट से अगर एंड में साल में कह रहे हो सिर्फ लास्ट लॉट बची हुई है या सेकंड लास्ट लॉट भी बची हुई है,
सेकंड लास्ट लॉट भी पूरी बची हुई है और सेकंड लास्ट लॉट भी बची हुई सेकंड लास्ट लास्ट भी पूरी बची हुई है और सेकंड लास्ट भी पूरी बची हुई है, ये कह रहे हो? है। जी। हाँ तो फिर कोई नहीं, फिर ये आप कहोगे कि यार 200 यूनिट लास्ट स्लॉट के हैं, 200 यूनिट लास्ट स्लॉट के, उसको 23 से मल्टीप्लाई करो, और बाकी जो सेकंड लास्ट स्लॉट है वो भी तुम कह रहे हो पूरी बची हुई है, तो उसके यूनिट आपके पास 300 थे, तो उसको तुम कहोगे उसको प्लस 300 × 22 करो, उसमें क्या है, उसमें तो कोई मसला नहीं है। सर परपेचुअल में किस किस जगह पे मार्क्स मिलते हैं? यार हर जगह पे बैलेंस के अपडेट करने पे मार्क्स मिलते हैं और इन और आउट को प्रॉपर दिखाने पे मार्क्स मिलते हैं। इन ओके। और आउट का असल जो है वो गेम होता है कि आप इन और आउट सही दिखाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके बैलेंसेस भी सही से अपडेट होंगे। सही। अच्छा जी, ये तो हो गया फीफो परपेचुअल एंड देन फीफो पीरियोडिक। अब हम आते हैं एफको के ऊपर। लीफो तो हमें पता है कि हमें उसका काम नहीं करके दिखाना होता, उसको सिर्फ हमें थ्योरी का एक्सपेक्ट पता होना चाहिए, जो कि हमने डिस्कस भी किया, आज भी थोड़ा सा एंड में डिस्कस कर लेंगे। काम जो करना होता है, जो परपेचुअल पीरियोडिक के थ्रू जो क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यूएशन कैलकुलेट करनी होती है, वो जस्ट फीफो और एफको मेथड के थ्रू करनी होती है। तो अब जरा सेम सवाल को एफको मेथड से करके देखते हैं कि एफको मेथड के अंदर क्या डिफरेंस आता है। तो एफको मेथड के अंदर आप देखें ओपनिंग बैलेंस तो सेम रहता है, 500 यूनिट आपके पास है एट $20 ईच, तो आप देखें ओपनिंग बैलेंस तो आपको परपेचुअल के अंदर भी सेम रहता है। आप बैलेंस दिखा देते 500 × 20 कितने का, 10,000 का। लेकिन इसके अंदर एक चीज है, एक कॉलम भी आप देखो तो एक्स्ट्रा बना हुआ है, वो कॉलम है एवरेज का, क्योंकि मेथड का नाम ही क्या है, एवको, एवरेज वेटेड कॉस्ट। इस बात का मतलब क्या है, एवरेज वेटेड कॉस्ट मेथड के अंदर आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज, आपका जो इन्वेंट्री का जो पर यूनिट का अमाउंट होगा या कॉस्ट होगी, उसका आपने दोबारा से एवरेज कैलकुलेट करना होता है। मैं फिर से बात रिपीट करता हूँ, एफको मेथड के अंदर every time you make a purchase, every time you make a what, every time you make a purchase, you have to recompute the cost of inventory on per unit basis। आपको पर यूनिट की जो कॉस्ट है उसको दोबारा से कैलकुलेट करना होता है। क्यों सर? क्योंकि एफको के अंदर यू आर सपोज टू डील विद द एवरेज। तो अगर आप जब भी परचेज करते हो तो नॉर्मली वी से कि भाई इन्वेंटरी की कुछ ना कुछ अमाउंट पर यूनिट से डिफर कर जाती है। जैसे कि इवन हम जो सवाल कर रहे थे उसमें पहला लॉट हमने 20 पे खरीदा था, अगला 22 पे और उसका अगला 23 पे, अमाउंट डिफर कर रही थी। तो हम ये कहते हैं कि भाई एफको मेथड के अंदर वो अमाउंट जो डिफर कर रही है उसको क्या करो, उसको एवरेज आउट कर दो। किस तरीके से करता है उस पर अभी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस तो एज इट इज आ गया, 500 यूनिट आपके पास पड़े हुए थे एट अ कॉस्ट ऑफ 20, आपके पास जो है वो बैलेंस 10,000 का आ गया। और एवरेज तो यहाँ पे सेम ही है ना, एवरेज ने कहाँ चेंज होना है, एवरेज जो आपका चेंज होगा वो जब आप परचेज करोगे, और परचेज भी करो एट अ डिफरेंट प्राइस देन एज कंपेयर टू योर फर्स्ट लॉट। कि अगर फर्स्ट लॉट 20 की है और अगली लॉट 22 की है तो आपकी एवरेज अमाउंट में फर्क आना है। अगर पहली लॉट भी 20 की थी और अगली लॉट भी 20 की है तो कोई एवरेज के अमाउंट के अंदर भी फर्क नहीं आना। तो दैट इज वाई वी से कि भाई आफ्टर एवरी परचेज ट्रांजेक्शन जो एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री पर यूनिट है वो चेंज हो जाती है। किस तरीके से अभी देखते हैं, देखो अपने ओपनिंग बैलेंस के बाद 10 जनवरी को अपनी जो है वो लॉट 2 परचेज करी थी जिसमें 300 यूनिट थे एट अ प्राइस ऑफ 22। तो 300 × 22 करें तो हमारे पास कितना आएगा, 6,600 से हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट बढ़ रही है, तो हमारा बैलेंस भी 16,600 हो गया। लेकिन अब जरा गौर करिएगा, जो आपने क्योंकि परचेज करी है, बैलेंस पे कोई मसला नहीं है, बैलेंस आपने नॉर्मल तरीके से बढ़ाना है, कोई उसमें मसला नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि आपने परचेज करी है तो यू हैव टू कंप्यूट व्हाट, यू हैव टू कंप्यूट अ न्यू एवरेज। एवरेज किस तरीके से निकलेगी सर, भाई आपके पास बैलेंस आ गया ना 16,600 का, उसको डिवाइड करा दो विद द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट यू हैव इन योर हैंड राइट नाउ। तो सर अभी कितने यूनिट्स पड़े हुए हमारे हैंड में राइट नाउ, तो भाई 500 यूनिट की आपकी लॉट 1 थी वो पूरी की पूरी पड़ी हुई है। आपने नई लॉट खरीदी 300 यूनिट की, तो अब आपके पास टोटल यूनिट आफ्टर दिस परचेज दैट यू हैव आर 500 + 300 which makes it 800। तो 16,600 को 800 से डिवाइड करा दूंगा तो आई विल गेट अ न्यू एवरेज which is coming up to me as 20.75। और जब आपकी परचेज की ट्रांजैक्शन के बाद आपका एवरेज अपडेट हो गया, तो अब आप जब उसको सेल करोगे उन यूनिट्स को, जब भी अब आप अपनी नेक्स्ट सेल करोगे, योर नेक्स्ट सेल जो आउट आप करोगे अमाउंट, वो आउट आप अपनी मोस्ट रीसेंट एवरेज की बेसिस पे करोगे। जब भी आप सेल करोगे अब, वंस योर एवरेज हैज चेंज, पहले आपका एवरेज $20 था, बट आफ्टर योर परचेज ऑन 10th जनवरी आपका अब एवरेज चेंज होकर 20.75 हो गया है। सर एवरेज एवरेज चेंज सिर्फ परचेजेस से चेंज हो रहा है? सिर्फ परचेज, क्योंकि सेल से तो चेंज हो ही नहीं सकता ना बेटा। सेल्स को तो आप निकाल ले हो तो उस पर आपकी परचेज प्राइस जो है वो चेंज ही नहीं हो रही, फर्क ही नहीं पड़ रहा, बल्कि कुछ आ थोड़ी रहा है।
तो ओनली इट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन परचेज प्राइस, जिसकी वजह से आपका एवरेज क्या होगा, चेंज होगा। बिल्कुल। तो अब जब आप सेल करोगे, तो जब सेल के अंदर आप आउट दिखाओगे कि हाँ यार इतने यूनिट जो है वो बिजनेस से निकल गए, तो उसकी जो आप कॉस्ट लोगे ना, वो फीफो के अंदर कौन सी ले रहे थे? फीफो के अंदर तो आप देख रहे थे कि यार ये माल पहली लॉट से निकला है या दूसरी लॉट से निकला है, और उसकी बेसिस पे उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करा रहे थे। लेकिन यहाँ पे आप एवको मेथड के अंदर जो आपका मोस्ट रिसेंट एवरेज होगा उससे मल्टीप्लाई करा दोगे। कैसे सर? ये देखो, 10 जनवरी के बाद तुमने भी 21 जनवरी को सेल करे थे 400 यूनिट, और सेलिंग प्राइस 40 है, लेकिन अगेन उसका मैंने आपको बता दिया कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं इसको अब यहाँ दिखाऊंगा ना, 400 को मैंने आउट दिखाया, तो देखो मल्टीप्लाई किससे हुआ? मल्टीप्लाई ये अपने मोस्ट रीसेंट एवरेज 20.75 से हुआ, और 400 इंटू 20.75 किया तो आउट की अमाउंट 8,300 आई। 16,600 माइनस 8,300 करूं तो बैलेंस अपडेट होके कितना आ जाएगा? 8,300 आ जाएगा। सेल करने की वजह से आपके एवरेज पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। तो यहाँ पे दोबारा से देख लो, एवरेज दिखाया भी है कि भाई अब तुम्हारा बैलेंस 8,300 है। शुरू में तुम्हारे पास 800 यूनिट थे, पहली लॉट के 500, दूसरी लॉट के 300, लेकिन अब क्योंकि तुम 400 बेच चुके हो तो अब तुम्हारे पास सिर्फ 400 यूनिट्स अवेलेबल है। तो 8,300 के बैलेंस को अगर 400 जो करंट नंबर ऑफ यूनिट्स इन हैंड है उससे डिवाइड कराओ, तो यू गेट द सेम एवरेज एज 20.75, which you can see has remained unchanged। सेल्स की वजह से आपका एवरेज के ऊपर कोई इम्पैक्ट कभी भी नहीं आएगा। परचेज की वजह से भी तब आएगा जब आपकी परचेज प्राइस जो है वो डिफर कर रही हो। तो अब हमने क्या किया था, अगली ट्रांजेक्शन हमारी क्या थी? हमने दोबारा परचेज करी थी। परचेज कितने यूनिट्स किए थे? तीसरी लॉट 200 यूनिट परचेज किए थे एट $23 ईच। इन करते हुए दिखाऊंगा 200 इंटू 23, दैट वुड बी $4,600। 8,300 के अंदर 4,608 कर दो, दैट विल गिव यू $12,900। लेकिन क्योंकि परचेज ट्रांजेक्शन है, तो आपका एवरेज अब दोबारा से कैलकुलेट होगा। कैसे कैलकुलेट होगा? बैलेंस 12,900 है, उसको जो करंट नंबर ऑफ यूनिट्स इन हैंड है, पिछली अभी ट्रांजैक्शन सेल के बाद 400 थे, इस ट्रांजैक्शन में 200 खरीद लिए, तो करंट यूनिट्स इन हैंड आर 600 यूनिट्स, डिवाइड बाय 600 किया तो एक नया एवरेज निकल के आ गया विच इज 21.5। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये क्या हुआ है, चेंज हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर परचेज की ट्रांजैक्शन के बाद आपका जो एवरेज का बैलेंस है वो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। देन उसके बाद आपने दोबारा सेल करी, इस दफा 500 यूनिट आपने सेल किए थे। तो अगेन जो आउट दिखाऊंगा वो जो मोस्ट रिसेंट मेरा एवरेज है, जो कि अभी मैंने कंप्यूट किया 21.5, तो 500 यूनिट को मैंने आउट करते हुए दिखा दिया एट 21.5, विच गेव मी अ बैलेंस ऑफ 10,750। 12,900 में से 10,750 माइनस किया, तो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस जो बचा वो बचा आफ्टर ऑल द ट्रांजेक्शंस, वो बचा $2,150 का। एंड दैट इज द क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन अंडर दी एवको assumption यूजिंग परपेचुअल मेथड। फीफो के अंदर यही इन्वेंट्री जब यही ट्रांजेक्शन अकाउंट करी थी तो बैलेंस $2,300 था। एवको के अंदर यही बैलेंस कितना हो गया, $2,150 हो गया, बिकॉज यू हैव एवरेज द फ्लक्चुएशंस एट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ये इसका फायदा भी है और ये इसका नुकसान भी है, बिकॉज व्हेन यू आर एवरेजिंग द फ्लक्चुएशंस, तो भाई ठीक है ना, एवरेज हो गया, तो आप ये कहते हो कि जो छोटी मोटी फ्लक्चुएशन आई दिक्कत दिया बेनिफिट। लेकिन इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि जब आप इन्वेंट्री को वैल्यू कर रहे हो, जो 2150 आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू है, दिस इज नॉट बेस्ड ऑन एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, रादर इट इज बेस्ड ऑन एवरेज प्राइस। तो यही इसका नुकसान भी है कि भाई आप एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पर नहीं रिप्रेजेंट कर रहे, एवरेज पे कर रहे हो। और यही इसका फायदा भी है कि जब आप एवरेज पे कर रहे हो तो यू हैव कैंसल्ड आउट और एवरेज आउट द इम्पैक्ट ऑफ एनी और एवरी फ्लक्चुएशन इन दी परचेज प्राइस। तो 2150 आपकी एफको मेथड के थ्रू क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल कर आ गई। अच्छा, अब यही अगर एफको पीरियोडिक होता कि साल के एंड पे कर रहे हैं, तो ये तो परपेचुअल था, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू शो न्यू बैलेंसेस आफ्टर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन एंड वी हैव टू कंप्यूट एन एवरेज आफ्टर एवरी परचेज ट्रांजैक्शन। पीरियोडिक अगेन कंपैरेटिवली सिंपल होगा। कैसे सिंपल होगा? सर मुझे आपको समझ अगेन में आया कि बैलेंस चेंज हो रहा है सेल्स से, तो एवरेज क्यों नहीं हो रहा चेंज? बेटा, एवरेज इसलिए चेंज नहीं हो रहा क्योंकि जो आपका पिछला एवरेज निकाला था, देखो जब आप सेल कर रहे हो, मुझे ये बताओ, आपके यूनिट्स चेंज हो रहे हैं लेकिन आपकी कॉस्ट भी उसी प्रोपोर्शन में चेंज हो रही है। इस वजह से आपका एवरेज चेंज नहीं हो रहा। देखो जब मैंने यहाँ पे लेट से 400 यूनिट बेचे थे एट 20.75, तो देखो ना, मैं जिस अमाउंट पे निकाल रहा हूँ, देखो चेंज कब होता समझना। अगर तो मैं एवरेज के कंपैरेटिवली अगर डिफरेंट अमाउंट पे आउट कर रहा होता ना, मैं इसको
20.75 का एवरेज है, मैं इसको अगर 21 की अमाउंट पे आउट कर रहा होता तो मेरा बैलेंस चेंज हो जाता। अभी तो मैं जो यूनिट्स निकाल रहा हूँ वो निकाल ही एवरेज की प्राइस पर आउट। तो जब एवरेज की प्राइस पे आउट कर रहा हूँ तो जो रिमाइंडर बैलेंस मेरे पास बच के आ रहा है 8,300, जो रिमाइंडर यूनिट्स बच के आ रहे हैं उसको अगर मैं डिवाइड करा रहा हूँ, तो देखो ऐसा थोड़ी है वैसे बोल रहा हूँ, पहले करके भी तो दिखाया तुम्हें। पहले जब ये आउट की ट्रांजेक्शन दिखाई 420.75 करके और बैलेंस 8,300 का बचा, तो मैंने तुम्हें करके दिखाया कि भाई दोबारा से एवरेज कैलकुलेट करते हैं। 8,300 का बैलेंस बचा, 400 यूनिट बचे, डिवाइड करके दिखाया, तो जो पिछला एवरेज था 20.75, अगला एवरेज भी वही रहा। और उसी के नीचे जब परचेज की ट्रांजेक्शन हुई है तो मैंने जो अपडेटेड बैलेंस था 12,900 उसको अपडेटेड इन्वेंटरी से डिवाइड करा, तो यू कैन सी कि आपका जो एवरेज की अमाउंट है वो चेंज हो गई है। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि तुम रूल बना के नहीं रखो, तुम बार बार एवरेज कैलकुलेट कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, जैसे मैंने इस सवाल के अंदर करके दिखाया है। द ओनली पॉइंट दैट यू शुड रिमेंबर, और जिसके अंदर तुम्हें गलती नहीं करनी है, वो ये करनी है कि भाई जब तुम आउट दिखा रहे हो तो आउट जितने यूनिट हो रहे हैं वो तो मसला ही नहीं है कोई, क्योंकि यहाँ पे लॉट का सिस्टम ही नहीं है एफको के अंदर। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि जब उसको आउट करते हुए दिखा रहे हो तो तुम उसको मोस्ट रिसेंट एवरेज पे आउट करके दिखाओ। तो यहाँ पे जैसे मैंने आउट करके दिखाया, तो मैंने जो मोस्ट रिसेंट एवरेज थी 20.75 उस पर आउट किया। लेकिन उसके बाद जब मैंने आखिरी वाली सेल्स करी आउट किया, तो मैंने उसको 20.75 पे अगर मैं आउट कर देता ना तो मेरी गलती होती। फिर मैंने जो मोस्ट रिसेंट एवरेज थी 21.5 उस पे इसको आउट करके शो किया। मतलब सेल्स के बाद जो गुड्स बचते हैं वो सेम उस पे बचते हैं। सेम देखो ना बेटा, उनकी सेम कॉस्ट भी कॉस्ट। सेम है। उनका यार देखो ना, प्रोपोर्शन की बात होती है ना सारी। कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स, दैट्स अ प्रोपोर्शन, दैट्स अ रेशो। उस रेशो में कोई फर्क ही नहीं आ रहा, जितनी अमाउंट से यूनिट्स कम हो रहे हैं उतनी अमाउंट से आपकी कॉस्ट भी कम हो रही है। तो इस वजह से जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक सेम प्रोपोर्शन से कम हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनके रेशो में फर्क नहीं आला ना। उनका जो ये आप डिवीजन ले रहे हो उसके में फर्क नहीं आला। ठीक है। अच्छा, तो अब ठीक। एवको पीरियोडिक पे अगर बात करें तो एवको पीरियोडिक के अंदर भी ना वी हैव टू कंप्यूट एन एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कैसे करेंगे? एवरेज कॉस्ट पर यूनिट अब आप करोगे, आप बोलोगे यार एवको मेथड है ना, आप बोलोगे जितनी भी परचेजेस की है उनकी जो भी कॉस्ट है उसको न्यूमरेटर में रखो, और जो भी टोटल यूनिट्स है जो आपके पास पड़े हुए थे या आपने परचेज किया उसको डिनोमिनेटर में रखो। जैसे कि आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री की जो कॉस्ट थी वो 500 इंटू 20 करके आएगी। फिर आपने 300 यूनिट खरीदे एट अ प्राइस ऑफ 22, तो 300 इंटू 22 किया। फिर आपने 200 यूनिट और खरीदे थे एट अ प्राइस ऑफ 23, आपने प्लस 200 इंटू 23 किया। दिस गिव्स यू द टोटल कॉस्ट। आपके पास ओपनिंग बैलेंस से लेके जो दो परचेजेस आपने की है उसकी जो भी टोटल कॉस्ट थी वो न्यूमरेटर में आ गई। और इन सबके मिला के जो टोटल यूनिट थे ओपनिंग बैलेंस के 500, परचेज फिर पहले 300 यूनिट की और फिर 200 यूनिट की, यानी 500 प्लस 300 प्लस 200, 1000 यूनिट, उसको टोटल नंबर ऑफ यूनिट से विच इज 1000 डिवाइड करा लिया, तो आपके पास एक कॉस्ट पर यूनिट या एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकल के आ गई कितनी? 21.2, which is not going to be the same average as you computed in perpetual method। डिफरेंट आ गई। परपैचुअल के अंदर 21.5 आई थी, जबकि इसके अंदर 21.2 आ गई, विच इज क्वाइट फाइन, कोई मसला नहीं है। तो उसके अंदर एवरेज हर ट्रांजेक्शन के बाद कंप्यूट हो रही थी, इसके अंदर यू आर कैलकुलेटिंग अ सिंगल एवरेज, तो फर्क तो आना ही आना था, क्योंकि रेशियो अब जो है वो डिफरेंट है। पहले रेशियो डिफरेंट था, अब रेशियो डिफरेंट है। तो आपका जो कॉस्ट पर यूनिट निकल सर के हमें आया इस वो वाली एवरेज से क्या इन्फॉर्मेशन मिली? बेटा सेम ही इन्फॉर्मेशन है, इट्स जस्ट द डिफरेंस इन मेथड कि पहले आप परपेचुअल के बेसिस पे हर ट्रांजैक्शन के बाद, हर परचेज ट्रांजैक्शन के बाद एक डिफरेंट एवरेज कैलकुलेट कर रहे थे। सो दैट वाज लाइक मोर, कह लो कि एक्यूरेट सॉर्ट ऑफ। और ये जो है क्योंकि आप पूरे साल में एक ही एवरेज कैलकुलेट करो, तो दे आर बोथ टेलिंग यू द सेम थिंग, which is the average cost price of your inventory per unit। तो कोई फर्क नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि परपेचुअल वाला बिकॉज यू आर अपडेटिंग द एवरेज आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन, तो वो थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू दिस एवरेज, लेकिन दोनों एक्सेप्टेबल है। इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि आप मेथड कौन सा फॉलो कर रहे हो। अगर आप एक छोटे बिजनेस हो आपको पीरियोडिक फॉलो करने में भी कोई मसला नहीं होगा, बिकॉज 0.3 का डिफरेंस आपके लिए इतना बड़ा फर्क नहीं है। लेकिन अगर आप तो एक इसका बहुत बड़ा अलग क्यों आ बिजनेस, रहा है? बेटा क्योंकि रेशियो डिफरेंट है ना, आप इसके अंदर एक सिंगल प्रोपोर्शन कैलकुलेट कर रहे हो, आप एक इसके अंदर सिर्फ सिंगल एक फ्रैक्शन निकाल के जो है कॉस्ट पर एवरेज, कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, जबकि उसमें आप के एवरेजेस दो दफा चेंज हुए थे, पहले 20 था, फिर इट बिकेम 20.75 एंड देन इट बिकेम 21.5। जबकि यहाँ पे आपने तमाम कॉस्ट को लेके बस डिवाइड करा दिया तमाम नंबर ऑफ यूनिट से। सो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि अब आपका जो एवरेज है वो डिफरेंट आएगा। फर्क थोड़ा ही होगा लेकिन फर्क जरूर होगा। तो जो भी आपके पास एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आई है, जो कि बहुत सिंपल है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपने टोटल कॉस्ट ली,
जितने भी यूनिट्स आपके पास पड़े हुए थे ये आपने खरीदे, चाहे आप ओपनिंग बैलेंस के यूनिट्स की कॉस्ट हो, चाहे आपने जो जो भी लॉट्स खरीदी उनकी कॉस्ट हो, उन सबकी कॉस्ट को ऐड करके न्यूमरेटर में रखा, जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास पूरे साल में अवेलेबल थे उनसे डिवाइड कराया, यू गॉट दी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। इस एवरेज कॉस्ट पर यूनिट को जो साल के एंड में नंबर ऑफ यूनिट्स पड़े हुए उनसे क्या कर लूंगा, उनसे मल्टीप्लाई कर लूंगा। सर हमें कैसे पता साल के एंड में कितने यूनिट्स है? भाई अगेन बड़ा तरीका वही सिंपल है ना, कि तुमने साल के शुरू में 500 थे, फिर तुमने 300 खरीदे तो 800 हो गए, फिर 400 बेच दिए तो 400 बचे, फिर तुमने 200 खरीद लिए तो 600 बचे, और फिर तुमने 500 बेच दिए तो 100 बचे। यानी कि जो पीरियोडिक पे फीफो के अंदर भी जो हमने पीरियोडिक पे किया था ना कि साल के एंड में यूनिट्स की तरह, वो यूनिट्स निकाले। बस फर्क ये था कि फीफो के पीरियोडिक के अंदर जो यूनिट्स बचे थे उसको हम मोस्ट रिसेंट लॉट की जो कॉस्ट प्राइस थी उससे मल्टीप्लाई करा रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास यूनिट्स बचे हैं विच इज सेम 100 यूनिट, लेकिन उसको हम जो हमने एवरेज प्राइस निकाली है बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला विच इज परचेज कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज, तो उस एवरेज कॉस्ट से मल्टीप्लाई करा देंगे, विच गेव मी द क्लोजिंग इन्वेंटरी वैल्यूएशन एज 2120। और अगर आप देखो तो जो परपैचुअल के थ्रू इन्वेंटरी की वैल्यूएशन आई थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, जो पीरियोडिक के थ्रू इन्वेंटरी की वैल्यूएशन आई है इवन यूजिंग एफको मेथड वो थोड़ी डिफरेंट है, विच इज कम्प्लीटली फाइन, विच इज कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल, क्योंकि एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी दोनों मेथड्स के अंदर डिफरेंट आएगी। और डिफरेंट आने का रीजन ये है कि वहां पे आपने दो दफा एवरेज कैलकुलेट किया था परपेचुअल में, यहाँ पे यू आर जस्ट कैलकुलेटिंग अ सिंगल एवरेज जस्ट वंस एट द एंड ऑफ द मंथ। तो इस वजह से एवरेज की अमाउंट के अंदर डिफरेंस आया, और जो भी डिफरेंस आया खैर वो उतना को बड़ा मसला नहीं है, दैट इज क्वाइट कॉमन। और दिस इज हाउ यू डू एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी यूजिंग पीरियोडिक मेथड। यहाँ तक कोई सवाल किसी को? नहीं। ये नोट इसीलिए लिखा हुआ है, इन एफको मेथड ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन एवरेज इज कैलकुलेटेड आफ्टर एवरी परचेज ट्रांजैक्शन। आप सेल की ट्रांजैक्शन के बाद भी कंप्यूट कर लो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने आपको दिखा दिया कि वो सेम रहेगा और वो हमेशा सेम रहेगा। तो इट्स अप टू यू, लेकिन व्हाट यू हैव टू मेक श्योर कि मैं परचेज के बाद तो लाजमल आपको अपना एवरेज जो है वो दोबारा से इन्वेंटरी के लिए ये तो सेल की हम कैलकुलेट। बैलेंस को अपडेट करने के लिए लिखते हैं ना परपेचुअल। क्या कह रहे हो? सेल की हम बैलेंस को अपडेट करने के लिए लिखते हैं। सेल से क्या बुरा? हम सेल्स लिखने का कोई फायदा सिर्फ ये है कि हम बैलेंस अपडेट करते रहते हैं इसलिए। सेल्स को जो अब आउट जो दिखा रहे हैं, आपका मतलब ये कि जो जी माल जी। बिक रहा है उसको जो सेल जो आप दिखा रहे हैं, हाँ हाँ, वो तो मतलब आप परचेस करते हो कि इसीलिए दिखा रहे हो कि आपका बैलेंस ये अपडेटेड इधर रहे और ब्रैकेट्स सेल भी तो करते रहे आएंगे तो इसलिए। ना जो आउट में आ रहा है। हाँ बट नहीं, वो आउट लिखा हुआ है तो उसका मतलब है ना जा रहा है, तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि अब आप ब्रैकेट शो करो, बिकॉज आउट का मतलब ही ये है कि ये जा रहा है। ठीक है, तो वो सिंगल कॉलम अगर तुम करते हो विच इज नॉट रिकमेंडेड तो उसमें वो लाजमी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये लाजमी नहीं रहेगा, क्योंकि आउट का मतलब ही ये है कि ये जा रहा है और इतने से आपने बैलेंस को कम करना है। ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो लास्ट चीज इसके अंदर रह गई ये कि ठीक है सर, एक बिजनेस फीफो फॉलो कर रहा है, एक बिजनेस एफ को फॉलो कर रहा है, दोनों के उसमें फर्क क्या आएगा? तो मैं आपको फर्क दिखाता हूँ। देखो दोनों बिजनेसेस ने जो सेल करी है ना, चाहे लेट्स से कह लो ये बिजनेस 1 है, ये बिजनेस 2 है, दोनों की ट्रांजेक्शन सिमिलर है। एक बिजनेस फीफो को फॉलो कर रहा है, उसकी भी सेल 41,000 आई है, क्योंकि सेल का तो फीफो एफको से कोई लेना देना ही नहीं है। और बिजनेस 2 की भी फीफो वो भले एफ को फॉलो कर रहा है, लेकिन उसकी सेल्स के अमाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेल्स के अमाउंट का तो सेलिंग प्राइस से फर्क है ना, और वो सेलिंग प्राइस तो फीफो एफ को फॉलो करो या एफ को फॉलो करो उसने सेम रहना, उसने इन वजहों से चेंज नहीं होना है। ओपनिंग इन्वेंट्री भी अगेन दोनों बिजनेसेस की सेम थी, 5,000 यूनिट्स पड़े हुए थे एट अ प्राइस ऑफ 20, तो ओपनिंग इन्वेंट्री भी 10-10,000 आई। परचेजेस की अमाउंट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि परचेज की अमाउंट परचेज प्राइस और जो यूनिट्स आप परचेज कर रहे हो उससे डिपेंड करती है, वो भी सेम थी, तो परचेजेस के ऊपर भी फर्क नहीं आया। The only difference that is going to come up is going to be in your closing inventory वाली फिगर। क्लोजिंग इन्वेंट्री वाली फिगर आपकी जो आपने लेट से जब फीफो फॉलो किया था तो यू गॉट इट एज $2,300, और एफको के अंदर यू गॉट दैट एज $2,150। तो ये देख लो, यहाँ पे तो 2,300 है, यहाँ पे 2,150 है। तो एफको के अंदर पता ये चला कि यार क्लोजिंग इन्वेंट्री कम है। एफको के अंदर क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है? कम है। क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हुई तो कॉस्ट ऑफ सेल देख लो, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई तो ग्रॉस प्रॉफिट कंपैरेटिवली देखो क्या हो गया, कम हो गया। इसका एफको के थ्रू ग्रॉस प्रॉफिट 21,950 का आ रहा है, जबकि फीफो के थ्रू ग्रॉस प्रॉफिट 22,100 का आ रहा है। एक्सपेंसेस अपने दोनों के लेट से सेम रखे 12-12 हजार, तो फाइनल प्रॉफिट पे आप देख लो फर्क आ गया। एफको के थ्रू जिस बिजनेस ने काम किया उसका फाइनल प्रॉफिट 9,950 आया, जबकि फीफो के थ्रू जिस बिजनेस ने काम किया उसका फाइनल प्रॉफिट 10,100 आया। तो अगर कभी वो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाने का बोल दे, अच्छा सर क्या ये हमेशा
ऐसा ही रहेगा कि फीफो के प्रॉफिट ज्यादा और एफको के प्रॉफिट कम? नहीं, लाजमी नहीं है कि हमेशा ऐसा रहे, बिल्कुल लाजमी नहीं है कि हमेशा ऐसा रहे। बट हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जब आपकी फ्लक्चुएशंस एक नॉमिनल तरीके से चल रही हो, जैसे यहाँ पे प्राइसेस में इतनी फ्लक्चुएशन आई नहीं है, तो उस केस पे तो फिर हम यही कहेंगे कि फीफो जो है वो ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर इन्वेंट्री की प्राइस बढ़ने की जगह कब होने लग जाए, यानी कि पहली लॉट 20 की ली, अगली 19 की और उसकी अगली 18 की, तो देन यस यस देन इट इज क्वाइट पॉसिबल, बल्कि ज्यादातर केसेस के अंदर आप ये देखोगे कि फीफो का प्रॉफिट कम हो जाएगा और एफको का बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि फीफो ने मोस्ट रिसेंट इन्वेंट्री के ऊपर वैल्यूएशन की होगी जिसकी प्राइस कंपैरेटिवली सस्ती है, जबकि एफको ने एवरेज बेसिस पे करी होगी, तो कंपैरेटिवली जो एवरेज प्राइस होगी वो जो मोस्ट रिसेंट प्राइस है उससे थोड़ी सी ऊपर होगी। जैसे कि यहाँ पे आप देखो कि एफको के अंदर जो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन आई वो थोड़ी सी कम होके आई। कम होके क्यों आई? क्योंकि उसने मोस्ट रिसेंट बैच के ऊपर वैल्यूएशन नहीं करी बल्कि एवरेज आउट कर दिया, तो उस वजह से उसकी जो इन्वेंट्री की पर यूनिट वैल्यूएशन आ रही थी वो मेरे ख्याल से कोई 21.5 या इस तरीके से आ रही थी, जबकि फीफो में वो 23 थी, क्योंकि फीफो ने मोस्ट रिसेंट बैच को इस्तेमाल किया था। सो दैट इज वाई अगर एक जेनेरिक रूल तुम बनाना चाहोगे, सर एक जेनेरिक रूल बना के दे, तो जेनेरिक रूल ये है कि अगर तो प्राइसेस बढ़ रही है तो भाई फीफो का प्रॉफिट जो है वो ज्यादा होगा एफओ के मुकाबले में, फुल एंड फाइनल। लेकिन अगर प्राइसेस कम हो रही है तो इट वुड गो द अदर वे राउंड, तब फीफो का प्रॉफिट कम हो जाएगा और एफओ का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। दैट ये तो हो गई प्रॉफिट की स्टेटमेंट में क्या फर्क आएगा फीफो एफको का। लास्ट थिंग जो कि ये 6 मार्क का सवाल आ गया था, मैं जब भी इस चीज को पढ़ाता हूँ मैं अपने बच्चों को जरूर बताता हूँ कि मेरे अपने पेपर के अंदर ये एडवांटेज डिसएडवांटेज आ गए थे। 6 मार्क के आए थे, 8 मार्क के आए थे। आई विल शो यू दैट पेपर जब आप इसके सवाल करेंगे। तो उसके अंदर उसने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पूछे थे। पहले बोला फीफो के बताओ, फिर कहा एफको के बताओ, और इवन लीफो के भी एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछे थे, क्योंकि लीफो की कैलकुलेशन पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है, लेकिन लीफो की थ्योरी, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दे आर पार्ट ऑफ सिलेबस एंड दे कैन बी आस्क्ड, और पूछे गए थे बिल्कुल। तो फीफो का एडवांटेज क्या है भाई? फीफो का सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि भाई आसान होता है। दूसरा एडवांटेज क्या है कि भाई आपका सेंसिबल भी है ना, कि जो चीज पहले खरीदी वो पहले गई, तो इट इज क्वाइट बेस्ड, इट इज क्वाइट रियलिस्टिक एज वेल। और आपका जो तीसरा एडवांटेज है वो ये है कि इन्वेंट्री की जो वैल्यूएशन होती है फीफो मेथड के अंदर, इट इज डन बेस्ड ऑन एक्चुअल प्राइसेस। डिसएडवांटेज क्या है फीफो का? डिसएडवांटेज ये है कि भाई फीफो के अंदर अगर तो, क्योंकि हम कहते हैं कि इन्वेंट्री की प्राइसेस नॉर्मली बढ़ रही है, और फीफो क्योंकि मोस्ट रिसेंट इन्वेंट्री की प्राइस के ऊपर अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू करता है, जिसकी वजह से उसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री की अमाउंट ज्यादा आती है, जैसे कि अभी आपने पीछे एग्जाम्पल में देखा भी। और उस इन्वेंट्री की अमाउंट ज्यादा आने की वजह से उसके नेट प्रॉफिट बढ़ जाते हैं। सर ये डिसएडवांटेज कैसे है? तो भाई प्रॉफिट बढ़ रहे हैं तो टैक्स भी ज्यादा दे रहा है, सो दैट इज वाई वी से कि भाई ये थोड़ा सा इसका क्या है, डिसएडवांटेज है, क्योंकि ये अपनी सबसे रीसेंट प्राइसेस के ऊपर इन्वेंट्री को वैल्यू करता है, विच इज नॉर्मली कंपैरेटिवली हायर। बिकॉज ऑफ हायर प्राइसेस जो आपकी इन्वेंट्री की क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन आती है वो भी थोड़ी ज्यादा आती है, तो वो ज्यादा आती है तो आपके प्रॉफिट्स भी ज्यादा शो होते हैं, विच लीड्स टू यू पेइंग हायर टैक्सेस। एफको का एडवांटेज क्या है भाई? एटको का सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि आप तमाम यूनिट्स को इक्वल प्राइस दे देते हो। आप फ्लक्चुएशंस को बेसिकली क्या कर रहे हो? एवरेज आउट कर रहे हो। आप कह रहे हो भाई जो दो चेयर पड़ी हुई है, एक 1 जनवरी को आई है और दूसरी 10 जनवरी को आई है, तो दोनों की प्राइस में अलग अलग नहीं मेंटेन करूंगा, मैं दोनों का एवरेज निकाल के वो मेंटेन करूंगा। तो ये फ्लक्चुएशंस को क्या करता है? फ्लक्चुएशंस को कंप्लीटली ऑफसेट कर देता है। और थोड़ा सा लॉजिकल इस तरीके से है कि भाई आप तमाम आइडेंटिकल यूनिट्स, यानी एक चेयर और दूसरी चेयर के अंदर कोई वो नहीं कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन नहीं लेके आ रहे। आप कह रहे हो कि नहीं भाई दोनों की जो कॉस्ट है मैं तो सेम रखूंगा, बट इज क्वाइट सेंसिबल एज वेल, क्योंकि मैं दोनों चेयर ऐसे एक 10 दिन बाद बनी, एक 10 दिन पहले बनी है, तो उसकी वजह से उनकी कॉस्ट को अलग अलग मेंटेन करना इतना ज्यादा सेंसिबल नहीं है। देन डिसएडवांटेजेस ऑफ एफको जो है वो द एवरेज कॉस्ट हैज टू बी recalculated every time the price of purchase inventory changes। ये उसका एफको का डिसएडवांटेज है कि आपको भाई जब जब आप परचेज करोगे यू हैव टू कैलकुलेट अ न्यू एवरेज, एट द एवरेज कॉस्ट माइट नॉट बी सेम एज एक्चुअल कॉस्ट पेड, जो मैंने आपको बताया था कि यही एक इसका एडवांटेज क्या है कि फ्लक्चुएशंस तो ऑफसेट हो रही है, एलिमिनेट हो रही है, लेकिन यही इसका डिसएडवांटेज भी है कि जब आप इन्वेंट्री को वैल्यू कर रहे हो तो आप एक्चुअल प्राइसेस की बेसिस पर वैल्यू नहीं कर रहे, बल्कि आप एवरेज प्राइसेस की बेसिस पर वैल्यू कर रहे हो, जो कि अभी की करंट सिचुएशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। So these were the advantages and disadvantages for FIFO and EFCO। LIFO के disadvantages जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो अभी तक कोई सवाल? फीफो के एडवांटेज में कह सकते हैं कि लेस कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ हाँ बिल्कुल, तो ये वही तो लिखा हुआ है, इट इज रिलेटिव इजी टू कैलकुलेट, यही मतलब है कि भाई इट इज लेस कॉम्प्लिकेटेड, सो दे बोथ मीन द सेम थिंग। अच्छा,
अच्छा, फीफो के डिसएडवांटेज में लिखा हुआ है कि ज्यादा टैक्स पे करना होता है अगर प्रॉफिट ज्यादा हो, तो इसकी बिल्कुल कोई बिल्कुल। एंट्रीज भी होती है, बस ये पता होना चाहिए कोई क्या टैक्स। होती है, नहीं नहीं, एंट्री कोई नहीं होती, सिर्फ पता होना चाहिए, दिस इज मोर और लेस थ्योरेटिकल, पता होना चाहिए, थ्योरी के ही ओ, सवालों में सब पूछा जाता है। सही है।